दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के टेस्ट सीरीज में हम सॉल्व करेंगे सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट। ये प्रश्न यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ बिहार, राजस्थान, एमपी पीसीएस और उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इसके अलावा उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता आदि के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट संख्या 38। दोस्तों आज के टेस्ट का पहला प्रश्न है, देखिए, मार्च 2021 को राज्यसभा ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन बिल 2021 पारित किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ये विधेयक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शासन से संबंधित है और दूसरा है कि विधेयक में प्रावधान है कि विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी कानून में सरकार शब्द का अर्थ लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी से होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए दोस्तों। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों हैं। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन बिल 2021 में थोड़ा सा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए प्रावधान किए गए थे उसमें संशोधन करते हुए इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को सरकार का पर्याय माना गया है और ये विधेयक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शासन से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यपाल के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि एक संसद सदस्य को किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा है कि राज्यपाल राज्य सरकार के अधिक सुचारू रूप से कार्य संचालन हेतु नियम बनाता है। और तीसरा है कि राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो दोस्तों इसमें तीनों ही कथन यानी 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। आप देख सकते हैं कि राज्यपाल संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है और यदि ऐसा कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो ये समझा जाएगा कि उसने सदन में अपना स्थान राज्यपाल के रूप में अपने पद ग्रहण की तिथि से रिक्त कर दिया है। और इसके अलावा राज्यपाल राज्य सरकार के अधिक सुचारू रूप से कार्य संचालन के लिए नियम बनाता है। और दूसरी बात, राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, ये आप जानते हैं। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों और आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2 और 3 ये तीनों ही सही हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत सरकार के नए मंत्रालय या विभाग निम्नलिखित में से किसके द्वारा गठित किए जाते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम आपको स्टार कर रहे हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या कैबिनेट सचिव। इसमें आपको बताना है कि भारत सरकार के नए मंत्रालय या फिर विभाग किसके द्वारा गठित किए जाते हैं। तो दोस्तों भारत सरकार के मंत्रालयों का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है, लेकिन गठनकर्ता राष्ट्रपति होता है और ये प्रधानमंत्री की सलाह पर नए मंत्रालय और विभागों का गठन करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आदर्श आचार संहिता यानी एमसीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि एमसीसी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और सरकारों के लिए चुनाव के दौरान पालन करने के लिए बनाए गए निर्देशों का संग्रह है। दूसरा कथन है कि एमसीसी को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा अनुच्छेद 324 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागू किया जाता है। तो इसमें आपके ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। दोस्तों आदर्श आचार संहिता चुनाव से पहले राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों को उनको विनियमित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों का समूह है और आप जान लीजिए इसका प्रथम प्रयोग वर्ष 1960 में केरल के विधानसभा चुनाव में किया गया था। तो सही उत्तर दोनों ही कथन आपके सही हैं कि आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दल, उम्मीदवार, सरकारों के चुनाव के दौरान पालन करने के लिए बनाए गए निर्देश हैं और आदर्श आचार संहिता को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा अनुच्छेद 324 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागू किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि आपातकालीन चिकित्सा उपचार का अधिकार नागरिक के मौलिक अधिकारों का हिस्सा है।
और दूसरा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पताल संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन जो कथन एक है दोस्तों वो आपका सही है। और ये केस था परमानंद कटारा बनाम भारत राज्य संघ 1989 1989 केस देख लीजिए दोस्तों। ये था परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने आपातकालीन चिकित्सा उपचार का अधिकार नागरिक के मौलिक अधिकारों का हिस्सा बताया है। और देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य का विषय ये समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं बल्कि याद रखिएगा राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। तो केवल कथन एक सही है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला कथन है कि ये सुनिश्चित करना कि भारत निर्वाचन आयोग का संवैधानिक दायित्व है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो। और दूसरा है कि यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त किसी मामले पर अलग अलग राय रखते हैं तो ऐसे मामले का निर्णय बहुमत के आधार पर किया जाएगा। तो इसमें कौन सा कथन आपका सही है दोस्तों? दोनों ही कथन एक और दो दोनों ही सही हैं। और आप जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य करने के लिए जो उपबंध हैं उनका प्रावधान किया गया है। और आप जानते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच कोई मतभेद होता है तब आयोग द्वारा बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सी एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि एनसीबीसी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो इसको आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक आयोग बन गया है और इसे 123वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा 102वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया है। तो अब ये देखा जाए तो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गया है जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है। और दूसरा कथन है कि एनसीबीसी इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद का परिणाम था। बिल्कुल सही है। और देखिए तीसरा कथन है कि आयोग के पास सिविल कोर्ट के समान अधिकार हैं। तो 2 और 3 आपके कथन आपके सही हैं। एक इसलिए सही नहीं है क्योंकि इसमें प्रश्न में कहा गया है कि एनसीबीसी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक गैर संवैधानिक निकाय है। ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को 102वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया है और इंदिरा साहनीवाद का ये परिणाम है और इसे सिविल कोर्ट के समान अधिकार प्राप्त हैं। तो 2 और 3 कथन आपके सही हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है। कथन 2 और 3 सही हैं। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को चुनाव के उद्देश्य के लिए पंजीकृत करता है और उन्हें किस या किन आधारों पर राष्ट्रीय या राज्य दलों के रूप में मान्यता देता है। इसमें देखिए कैडर की संख्या, मतदान में प्रदर्शन या चुनाव लड़े जाने की संख्या। तो जो दोस्तों निर्वाचन आयोग द्वारा किसी पंजीकृत दल को राष्ट्रीय पार्टी, राज्य दल या इनके रूप में जो मान्यता दिए जाने की शर्तें हैं उसमें कुछ शर्तें हैं, लेकिन आपको बताना है कि इसमें से जो है किस आधार पर राष्ट्रीय या राज्य दलों के रूप में मान्यता दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए केवल 2 यानी मतदान में प्रदर्शन के आधार पर निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य दलों के रूप में मान्यता देता है। दोस्तों आपको जानकारी भी होगी, फिर से बता दे रहे हैं कि किसी पंजीकृत दल को तभी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है जब वह 3 शर्तों में से किसी एक को पूरा करता है। पहली शर्त जो है कि कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा में 2% सीटें जीती जाएं। दूसरा है कि लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में उस दल को किसी भी 4 राज्यों में जो है 6% या उससे अधिक सीटें मिलें या लोकसभा में 4 सीटें मिल जाएं। और तीसरा है कि उसे 4 या अधिक राज्यों में मतदान में कुल वैध वोटों का कम से कम 8% प्राप्त होना चाहिए, तभी उसे दोस्तों राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिलती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मतदान में प्रदर्शन के आधार पर ही
किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल या राज्य दल का दर्जा दिया जाता है। ऑप्शन केवल कथन 2 आपका इसमें सही है, तो आप देख लीजिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, केवल 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से देश आसियान और बिम्स्टेक दोनों के सदस्य हैं? इसमें म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड और भूटान दिए गए हैं। तो आसियान के 10 सदस्य देश हैं, आप जानते हैं। 10 सदस्य देशों को एक बार देखिए, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस। ये 10 देश हैं जो कि आसियान यानी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समूह में आते हैं। बिम्स्टेक में कौन कौन से देश हैं? बिम्स्टेक में दोस्तों 7 सदस्य देश हैं, जिनमें कि आप देख सकते हैं बांग्लादेश, भारत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार हैं। तो दोस्तों देखिए, म्यांमार और थाईलैंड ऐसे 2 देश हैं जो आसियान में भी आते हैं और बिम्स्टेक में भी आते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 3। दोस्तों ऐसे देश म्यांमार और थाईलैंड हैं जो कि आसियान और बिम्स्टेक दोनों के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से देश पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक के सदस्य देश हैं? अल्जीरिया, लीबिया, इंडोनेशिया, वेनेजुएला और कतर। इनमें से आपको बताना है कि कौन से देश ओपेक के सदस्य हैं। तो याद रखिएगा, वर्तमान में अल्जीरिया, अंगोला, गैबान, ईरान, कुवैत, लीबिया, इसके अलावा नाइजीरिया और कांगो गणराज्य, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमीरात, वेनेजुएला और इराक और इक्वेटोरियल गुयाना। तो दोस्तों ये सभी जो है ओपेक के सदस्य देश हैं। ओपेक तेल निर्यातक देशों का समूह है और ओपेक के सदस्य देशों में इन विकल्पों में से आपको कौन कौन से मिल जाएगा? इक्वाडोर, इंडोनेशिया और कतर ओपेक के पूर्व सदस्य रहे हैं, लेकिन अब इसका हिस्सा नहीं है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा? सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 अल्जीरिया, लीबिया और वेनेजुएला, ये आपके वर्तमान में देखा जाए तो ये ओपेक के सदस्य देश हैं। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1, 2 और 4 वर्तमान में ओपेक के सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में विद्रोह और दूसरे में उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। रंपा विद्रोह, तो दोस्तों रंपा विद्रोह आप जानते भी हैं आंध्र प्रदेश में हुआ था। रामोसी विद्रोह का क्षेत्र महाराष्ट्र रहा है। चुआर विद्रोह आपका ये बंगाल में हुआ था, याद रखिएगा। और खौड़ और सवार विद्रोह ये आपका उड़ीसा या ओडिशा में हुआ था। तो 2, 4, 1 और 3। तो देखिए 2, 4, 1 और 3 ये ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में, रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र में, चुआर विद्रोह बंगाल में और खांड एवं सवार विद्रोह ये ओडिशा में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों से संबंधित सही कथन की पहचान कीजिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, कथन है कि मुंडा विद्रोह को उलुग खनी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। कारण है कि जमींदारों, ठेकेदारों और महाजनों ने सामूहिक खेती परंपरा को नष्ट करने का प्रयास किया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कथन आपका सही है कि मुंडा विद्रोह को उलुग खनी विद्रोह भी कहा जाता है। मुंडा लोग दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करते थे और इनमें सामूहिक खेती का प्रचलन था, जिसे खूंट कट्टी कहा जाता था। और वहाँ के स्थानीय जमींदारों, ठेकेदारों और महाजनों ने इनकी सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला और मुंडा जनजाति के लोगों ने अपने सरदारों के नेतृत्व में इन लोगों के विरुद्ध विद्रोह किया था। इसे मुंडा विद्रोह कहा जाता है। तो दोस्तों दोनों ही कथन आपको सही हैं, लेकिन कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कथन ए और कारण दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन कारण से संबंधित है। कथन है कि 1913 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी का भारतीय व्यापार पर एक अधिकार समाप्त हो गया और दूसरा है कि इसके तहत कंपनी का व्यापारिक अधिकार चाय और चीन से भी पूर्णतः समाप्त हो गया। तो जब आप 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में जाएंगे
तो देखिए 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके जरिए भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, ये कथन आपका सही होगा। लेकिन चाय और चीन के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, तो ये देखिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कारण दिया गया है कि इसके तहत कंपनी का व्यापारिक अधिकार चाय और चीन से भी पूरी तरह समाप्त हो गया। तो चाय और चीन पर उनके साथ व्यापार बना रहा और आगे चलकर 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी का व्यापारिक अधिकार चाय और चीन से भी पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। इसलिए आप देख सकते हैं कथन ए सही है, लेकिन कारण आर गलत है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सूची 1 में लेखक और सूची 2 में उनसे संबंधित पुस्तकें दी गई हैं, समाचार पत्र और पत्रिकाएं। देखिए एस ए डांगे ने द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। मुजफ्फर अहमद ने नवयुग का संपादन किया। वी एन मांडलिक, दोस्तों वी एन मांडलिक ने नेटिव ओपिनियन और जूलियन रॉबिन्सन के द्वारा पायनियर समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। तो 4, 1, 2 और 3 ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। 4, 1, 2 और 3 ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के धार्मिक और समाज सुधार आंदोलनों में जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? पहला है बुद्धिजीवी वर्ग, दूसरा है नगरीय क्षेत्र की उच्च जातियां, तीसरा है उदार रजवाड़े या चौथा कृषक वर्ग। तो सही उत्तर है दोस्तों 19वीं शताब्दी के जो धार्मिक और सुधार आंदोलन थे, इन्होंने बुद्धिजीवी वर्ग, नगरीय क्षेत्र की उच्च जातियां और उदार रजवाड़ों को जो है आकर्षित किया था। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन 1, 2, 3 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। और आप देख सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के जो धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन थे, ये आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन आंदोलनों ने दोस्तों उच्च शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। निर्धन वर्ग जो था इन आंदोलनों से सामान्य तौर पर अप्रभावित ही रहा था। और इस प्रकार बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां और उदार रजवाड़े इन आंदोलनों से प्रभावित थे। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। देखिए ब्रह्म समाज के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए पहला है, इसका प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार लाना था, तो ये आपका सही हो जाएगा। इसका पहला उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार लाना था। दूसरा है कि इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बिल्कुल सही है, ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। और तीसरा है धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को नकारा था, ये भी आपका सही हो जाएगा। और इसने वेदों को त्रुटिहीन बताया और इसका प्रचार किया, तो ये आपका सही नहीं है। आप देख सकते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी और इसने हिंदू धर्म में सुधार लाने के लिए, एकेश्वरवाद में विश्वास और हिंदू धर्म को कुरीतियों से मुक्त कराने के लिए मूर्ति पूजा का विरोध किया और पुरोहितों के वर्चस्व पर कुठाराघात किया। वेदों को त्रुटिहीन मानने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, तो इसमें 1, 2, 3 आपका कथन सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 ऑप्शन डी। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। राजा राम मोहन राय से संबंधित दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि उन्होंने 1825 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। और दूसरा कथन है उन्होंने 1817 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। तो आप देख सकते हैं तथ्यों को याद करना जरूरी है। राजा राम मोहन राय दोस्तों सामाजिक स्थिति में सुधार के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने स्त्री पुरुष दोनों के लिए आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया और 1825 में नहीं बल्कि 1817 में इन्होंने डेविड हेयर के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, तो ये 1817 में, इसलिए ये कथन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है कि उन्होंने 1817 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, तो दोस्तों आप देखिए कि डेविड हेयर के साथ मिलकर इन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करने के बाद 1825 में वेदांत कॉलेज, उसके बाद यानी हिंदू कॉलेज के बाद वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की गई थी, इसलिए ये कथन भी आपका
गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। हम प्रश्नों को हल करते समय उसकी व्याख्या भी करते चले गए हैं ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।